everyone. Hope you all are fine and safe. This is Dr. Sarika, your bio teacher. So finally हम अपने bio के last chapter पर पहुंच चुके हैं. Yes, this is our last chapter, our environment. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना इजी चैप्टर मैम क्यों करा रही है, ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है ना. बट अगर इसको छोड़ दिया तो ये बुरा मान जाएगा. अब जब सारे टॉपिक हमने कवर कर ही लिए है तो फिर इसको भी क्यों छोड़े, है ना. तो फटाफट से आई थिंक ये 2 सेशन और 2 या 3 सेशन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत आराम से. बट एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में सिलेबस दिया हुआ है इस चैप्टर के लिए, जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उससे थोड़ा सा हटके, बहुत थोड़ा, अभी बहुत ज्यादा नहीं बट बहुत थोड़ा सा एक एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन मैं कुछ टॉपिक में डालूंगी. जो आपको पता है, आप हमेशा जब भी मैं आपका सेशन लेती हूँ तो आप लोग को मैं यही बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट डाउन कर लो 10th क्लास के हिसाब से, और कॉम्पिटिटिव या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग भी मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस पूरे चैप्टर में जगह जगह पे ऐड करूंगी और मैं वो आपको बताऊंगी भी नहीं तो आपको खुद को पता चल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर तो यार बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, सबको आता है. तो मुझे लगता है कि डिफिकल्टी तो इसमें नहीं है और मजा भी आएगा. तो अगर अटेंड कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट हार्डली टेक्स 2 सेशन मैन, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, है ना. और दूसरी चीज, आपका रिवीजन भी हो जाएगा. और ये चैप्टर ऐसा है कि इसको एक रिवीजन की जरूरत होती है बस, इससे ज्यादा कोई ज्यादा रिवीजन की इसको जरूरत है नहीं. तो आप लोगों ने एक बार कर लिया होगा स्कूल के बेसिस पे, एक बार आप यहाँ कर लीजिए, तो दैट मीन्स ये चैप्टर तो आपका सिक्योर हो जाएगा. और क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आते. जितना ये चैप्टर इजी है ना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत मजेदार आते हैं और बहुत सिंपल आते हैं. तो आई थिंक 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, तो वो 5 मार्क्स तो एटलीस्ट आपके सिक्योर हो जाएंगे. और छोटा सा चैप्टर है, ठीक है. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, हमारा नया चैप्टर और लास्ट चैप्टर हमारी बायो का, आर एनवायरनमेंट. बट उससे पहले अगर अभी भी कोई बच्चा बाकी है जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर आप लोग क्लिक करो. और अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर भी कर दो यार, आप लोग का कुछ नहीं जाएगा, है ना. तो फटाफट से एक लाइक एक शेयर अपने फ्रेंड्स को लेकर आओ और सेशंस को दिखाओ, ठीक है. चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर आर एनवायरनमेंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट दैट एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, राइट. हर कोई चीज, मतलब एक रूम का एनवायरनमेंट, एक सिटी का एनवायरनमेंट, एक स्टेट का एनवायरनमेंट, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं ना. अब उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं या एनवायरमेंटल साइंस की बात करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए. पहला, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, ठीक है. दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ एयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है. अभी ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा स्टार्ट कर रही हूं. तीसरा, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, फटाफट से टाइप करो, हाइड्रोस्फेयर. यस. तो बेसिकली जब हम अर्थ की बात करते हैं, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती है. करेक्ट, मानते हो ना ये बात? अर्थ की बात करते हैं तो उसको हम साइंटिफिकली नेम जो कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं. एयर की बात करते हैं तो दैट इज एटमॉस्फेयर, और वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रोस्फेयर, राइट. अब ये पूरी चीज आपस में, ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और एक चीज बनाते हैं जिसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, जिसको हम बायोस्फेयर कहते हैं, राइट. क्योंकि
इन तीनों में ही लाइफ है और डिफरेंट डिफरेंट लाइफ है। अर्थ पर बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अंदर बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स, फाइटो प्लैंक्टन्स, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, राइट। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर है हमारे, ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। और आपको पता है इन दी वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ बायो हमने ये पढ़ा है ना, एकदम पहले पे पहुंच जाओ। तो बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ होता है और ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ इंटरैक्शन होता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। सो बेसिकली इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं ना, वो लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी इसको क्या कहते हैं वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा और, अब ये एडिशनल था कि आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर, स्ट्रक्चर ऑफ एयर एटमॉस्फेयर है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर हाइड्रोस्फीयर है। अगर हम अर्थ की बात करें तो आपको पता है अर्थ में 3 लेयर होती हैं, है ना। कलर चेंज करते हैं और फिर बताती हूँ। अर्थ की जब हम बात करते हैं तो कोर, मेंटल, वो वाला मेंटल नहीं, क्रस्ट, ये 3 लेयर होती हैं जिनसे अर्थ बना है। जो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे तो आपको डेफिनेटली ये आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सबसे जो डीपेस्ट लेयर होती है वो कोर होती है, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट। मतलब जो अपर लेयर होती है वो क्रस्ट होती है, दूसरी मेंटल और तीसरी कोर। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमें पता है कि 4 लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। कौन कौन सी? फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, पता है ना, ये सब भी पढ़ा है यार बच्चों, आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड तक तो सब पढ़ा हुआ। दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, राइट, जल्दी जल्दी साथ में ना टाइप भी करते जाओ। तीसरी मीजोस्फेयर एंड फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर, राइट। तो ये 4 लेयर हमने पढ़ी है एटमॉस्फेयर में। अब अगर हम हाइड्रोस्फेयर की बात करें तो वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर में हमने ग्राउंड वाटर पढ़ा है, राइट। अभी ऐसे वाटर की लेयर तो अलग अलग इकोसिस्टम की अलग अलग लेयर्स होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब हायर स्टडीज में आप जाके पढ़ोगे। देन इनलैंड वाटर्स होते हैं, देन ग्लेशियर्स, है ना, पोलर आइस कैप, ये सारी चीज़ें आपकी हाइड्रोस्फेयर में आती है। सरफेस वाटर, राइट, तो ये सब चीज़ें आपकी हाइड्रोस्फीयर, ये क्लियर है। चलो, अब क्योंकि हमने इन्वायरमेंट की बात की थी, इन्वायरमेंट जो भी हमारे आसपास है वो सब इन्वायरमेंट में आता है, करेक्ट। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब सबसे पहले इस चैप्टर में जो आपका है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने आपको ऊपर चीज़ें बताई ना वो एक अपने आप में एक इकोसिस्टम है। आप हायर क्लासेस में, आप इवन कॉलेज में आप जाओगे तो आप इकोलॉजी पढ़ोगे। अगर कोई भी साइंस स्ट्रीम लेता है, कोई भी बैचलर ऑफ साइंस करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हर एक कोर्स में इकोसिस्टम और इकोलॉजी है, तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हो डीपली। बट इस चैप्टर में इतना डीपली हमें नहीं जाना है, तो मैं आपको कुछ ऊपर से कुछ चीज़ें एडिशनल बता रही हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब इजी है, बट एटलीस्ट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता चल जाए तो फिर मेरा तो काम हो जाएगा, है ना। चलो, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मीन्स, अब आपको पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, राइट। तो जब लिविंग कंपोनेंट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। दैट मीन्स अगर मैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन की बात करूं, सो इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम बहुत तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि अब अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में भी बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, देन आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आपको पता है। एक्वाटिक में भी पॉन्ड है, लेक है, देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, देन आपके मरीन इकोसिस्टम है, तो बहुत सारे इकोसिस्टम। दैट मीन्स अगर हम एक एरिया की बात करें, पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया के अंदर कैसे लिविंग कंपोनेंट्स इंटरैक्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से, दैट फॉर्म एन इकोसिस्टम। सिंपली आप कोई भी एरिया ले सकते हो, कोई भी आपके घर में, इवन आपके घर में एक्वेरियम होता है, राइट, तो एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। अब वो नेचुरल है, वो मैन मेड है, वो
हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, अभी जब इनके टाइप्स पर आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। बट आप सोचो कि वो एक एक्वेरियम भी अपने आप में एक इकोसिस्टम कंसिडर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है वो लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इकोसिस्टम के अंदर लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड। ये भी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी आपको डेफिनेशन पता है, इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पहला नेचुरल, ठीक है, और दूसरा आर्टिफिशियल। मतलब कि जो नेचर ने बनाया है उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं, और जो हमने बनाया, जो ह्यूमन मेड है, जो मैन मेड इकोसिस्टम है, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, राइट। अब नेचर की आपको डेफिनेशन तो पता है कि जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम है, राइट। बेसिकली अगर हम नेचुरल की बात करें तो उसमें दो कैटेगरी मेन आपकी आती है। एक आता है एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है, और एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आप ये दोनों भी इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि ये दोनों कंसिडर नहीं होंगे। जो मेजर, जो ब्रॉड कैटेगरी है वो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। फर्दर एक्वाटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आता है, ठीक है, और मरीन इकोसिस्टम आता है। और टेरेस्ट्रियल में आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ये सारे इकोसिस्टम आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। सो दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो आपको पता है कि जो भी मैन मेड होते हैं इकोसिस्टम होते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप फील्ड है ना, एग्रीकल्चर फील्ड्स होती हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। गार्डन्स, आपके घर में गार्डन्स होंगे, ठीक है, पार्क बनाते हैं हम लोग, पब्लिक प्लेसेस पर जो पार्क्स होते हैं, जो जितने भी घर में एक्वेरियम होते हैं, वो सारे आपके क्या है? वो आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो हमने बनाए हैं। क्योंकि आपको इकोसिस्टम का मतलब मालूम है। पॉन्ड के अंदर क्या है? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ठीक है, तो वो एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। अब इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहली चीज, अभी हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, राइट। अभी मैं बात करना चाहूंगी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। राइट, अब कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो अभी हमने बात किया लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। तो अब इस चैप्टर में जब हम लिविंग और नॉन लिविंग की बात करेंगे तो हम लिविंग की जगह यूज करने वाले हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग की जगह यूज करने वाले हैं एबायोटिक, है ना। लिविंग मींस लिविंग लाइफ, तो बायो, और नॉन लिविंग मींस एबायो, जिसमें लाइफ नहीं है, ठीक है। तो अब आप लिविंग और नॉन लिविंग मत लिखिएगा कंपोनेंट्स में, आपको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स लिखने हैं। पहले हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, वो सब एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, और इसको याद रखने में बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे, और भी बहुत सारे होंगे, ये सारे आपके क्या, किस चीज के एग्जाम्पल हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, उसमें आपको 2 नंबर का आ चुका है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड फॉर्म में आया है, लेकिन बच्चों को एग्जाम्पल्स नहीं पता होते हैं। बायोटिक के तो बता देते, लेकिन एबायोटिक के नहीं बताते। तो वहां पे आपको डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी लिखना है, क्योंकि 2 मार्क में आप मिनिमम 2 पॉइंट तो दोगे ही दोगे, करेक्ट। तो आपको डेफिनेशन में तो पता है
एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट है, बट एग्जाम्पल कहाँ से लाओ, तो एग्जाम्पल जरूर आपको देना है। अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? ऑल लिविंग कंपोनेंट्स, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज बायोटिक कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सच एज प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे आपके क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स। बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सब आप लिख सकते हो इसके अंदर बहुत आराम से। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, बायोटिक कंपोनेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब वो 3 कैटेगरीज कौन सी है? हम अब यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स की, ठीक है? क्योंकि ए बायोटिक में तो आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए और आपको एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, बट बायोटिक कंपोनेंट फर्दर डिवाइड करता है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? चलो, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड, अभी ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से समझना। सेकेंड इज क्या है? कंज्यूमर, पता ही होगा आप सबको, है ना? और थर्ड कैटेगरी है डीकंपोजर। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स के। अब हम इन तीनों को स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मैं आपको तीनों को साथ साथ बताती चलूं, आपको इजी हो जाएगा समझना, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर मींस प्रोड्यूस करता है जो। अब यहाँ पे क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब ऑब्टेनिंग क्या? फूड। दैट मीन्स प्रोड्यूसर क्या? जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, they produce their own food, they make their own food using photosynthesis। तो that means जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो सब के सब प्रोड्यूसर्स होंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये BGA ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। they can produce their own food, they can produce their own food using एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स इसके लिए कौन कौन से हो गए? सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ये सारी चीजें इसके लिए एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गया। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में जो फर्स्ट कैटेगरी है प्रोड्यूसर्स की, उसमें आपके सारे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब इंक्लूड होते हैं बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ सेकेंड कंपोनेंट है कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। जितने भी एनिमल्स इंक्लूड है जो सारे के सारे सिर्फ प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो सारे कंज्यूमर्स कैटेगरी में आते हैं। अब इनका फर्दर डिवीजन है, डेफिनेशन आप लिख लोगे, बहुत सिंपल है, दैट इट इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्ट विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, बट फर्दर ये इसके बहुत सारे डिवीजन किए गए हैं, तो मैं आपको डिवीजन्स बता देती हूँ यहाँ पे। पहला डिवीजन जो है कंज्यूमर का वो है हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स मीन्स जो प्लांट ईटर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। दैट मीन्स अगर हम ह्यूमन की लैंग्वेज में बात करें या लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो जो वेजिटेरियन होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल गोट है, डियर है, ये सारे क्या है? हर्बीवोर्स है। दूसरा जो डिवीजन है कंज्यूमर का वो है कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो एनिमल ईटर होते हैं, जो फ्लैश ईटर होते हैं, है ना, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, वो सारे आपके कार्निवोर्स होते हैं। दैट मीन्स वो प्लांट्स पर फीड नहीं करते, वो दूसरे एनिमल्स पर फीड करते हैं। उनका जो फूड है वो एनिमल्स ही है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर है, लायन है, क्रोकोडाइल है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके कार्निवोर्स के हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो डिवीजन है कंज्यूमर का वो है आपका ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मीन्स जो बोथ, जो प्लांट्स भी खा सकते हैं
ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट्स भी खाते हो, घास फूस भी खाते हो, और आप नॉन वेजिटेरियन, आप एनिमल्स भी खाते हो। तो ह्यूमन बेस्ट एग्जाम्पल है ओमनीवोर्स का, है ना। कुछ होते हैं ना, कुछ सिर्फ कुछ कैटेगरी होती है ह्यूमन की जो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और कुछ नॉन वेज और वेज दोनों खा सकते हैं, तो वो ओमनीवोर्स हो गया, है ना। तो ह्यूमन दोनों खा सकता है। नेक्स्ट डिवीजन है आपका कंज्यूमर में पैरासाइट्स। नाउ पैरासाइट्स मीन्स विच लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिससे इसको फूड चाहिए, ये उसकी बॉडी के अंदर ही रहता है, या तो उसकी बॉडी के ऊपर रहेगा या उसकी बॉडी के अंदर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइस, कस्केटा, ये एग्जाम्पल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही एग्जाम्पल्स है। आपको हर एक चीज का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। लाइस पता है ना, जब जुएं हो जाती है सर में, वो क्या करती है, वो हमारा खून चूसती है ना, पहले होती थी। ये तो मुझे लगता है ये वाली स्पीशीज अब एकदम एक्सटिंक्ट हो चुकी है इन्वायरमेंट से, अभी कहीं आप कहीं नहीं सुनोगे। लेकिन पहले हम लोग दादी और नानी के टाइम पे जब हम देखते थे और छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो जू निकालती थी ना, है ना, देखा है ना, सबने देखा है। मुझे पता है अभी कोई सोचेगा अरे मैम कैसी बातें कर रही है, मुझे पता है सबने देखा हुआ, सबको पता है। तो वो क्या है, वो पैरासाइट है, वो हमारी बॉडी पर रहती थी और वहां से अपना फूड लेती थी। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो सारे पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी कंज्यूमर कैटेगरी। अभी नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है बायोटिक कंपोनेंट की, वो है डीकंपोजर्स। अब डीकंपोज क्या करते हैं? डीकंपोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच डीकंपोज दी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोई भी प्लांट डेड हो गया, कोई एनिमल मरा हुआ पड़ा है, उन पर जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं डीकंपोजर्स। जैसे आपने कहीं देखा होगा, अगर किसी की भी डेड बॉडी, किसी एनिमल की डेड बॉडी, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर और उसके चारों तरफ बैक्टीरिया, फंगी और छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं ना, देखा है ना। तो वो सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके डीकंपोजर्स के एग्जांपल है। तो इसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हो दैट इट इंक्लूड दोज ऑर्गेनिजम्स which decompose the dead plants and animals, right? तो ये आपकी डेफिनेशन है डीकंपोजर्स की। अब एग्जाम्पल्स में आप क्या लिख सकते हो? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल आपके डीकंपोजर्स के। अच्छा, एक और पॉइंट है डीकंपोजर में, दैट दीज डीकंपोजर्स हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग प्लीज लिख लेना, दैट दीज हेल्प in the replenishment of natural resources, है ना। चलिए, ये तो हो गए आपके 3 कैटेगरीज बायोटिक कंपोनेंट्स की। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कंज्यूमर है, जिसमें आपके फर्दर डिवीजन है। पहला हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स, तीसरा ओमनिवोर्स और फोर्थ पैरासाइट्स। इस तरीके का ही टेबल आपको अपने नोट्स में बनाना है, क्योंकि ये सबसे इजी तरीका है याद रखने का कि बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है किसी से भी रिलेटेड, तो अगर ये चार्ट आपके पास है, बहुत सिंपल है। बायोटिक कंपोनेंट्स की 3 कैटेगरीज है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर्स। फर्दर कंज्यूमर और एग्जाम्पल पता होने चाहिए। प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, डीकंपोजर्स में बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे एग्जाम्पल। कंज्यूमर फर्दर डिवीजन है इसके, पहला हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स। तो यही टेबल को आप अपने नोट्स में बना लो और एग्जाम टाइम में सिर्फ एक बार रिवाइज करके चले जाओ। चलिए, अभी हम नेक्स्ट हमारे बायोटिक कंपोनेंट से हटके जो दूसरा टॉपिक आपके सिलेबस में है वो दिया हुआ है फूड चेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आए हुए हैं फूड चेन से रिलेटेड, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। अब क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, यही तो बात हो रही है ना। तो एक इकोसिस्टम में
एवरी ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। ये बात तो आप मानते हो, हर कोई, सिर्फ हर किसी को फूड चाहिए। अब वो फूड उसका प्लांट भी हो सकता है या दूसरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। बट नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर अरेंज्ड इन अ सीरीज। ये एक, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, इनकी एक सीरीज में चलता है, एक चेन में ये सब चलता है, जहां पर फूड जो आपका ट्रांसफर होता जाता है, या मैं ये कह लूं कि फूड एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है थ्रू रिपीटिंग ईटिंग एंड बीइंग ईटन। अब कैसे? देखो, फूड चेन का मतलब है एक चीज को किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया, है ना। मतलब प्रोड्यूसर, अगर मैं बोलूं, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाता है, कंज्यूमर को डीकंपोजर खाता है। यही तो चेन हुई ना। जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, दे मेक देयर ओन फूड, राइट। उन्होंने सनलाइट से फूड बनाया। फूड बनाने के बाद जाहिर सी बात है कि जो कार्निवोर्स है वो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे फॉर देयर फूड। मतलब कि जो कार्निवोर्स है वो फीड किस पर करेंगे? प्रोड्यूसर्स पे करेंगे। अब कंज्यूमर जो है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो मर गया, डेड हो गया। अब आइदर वो प्लांट हो, वो एनिमल हो, अब उन पर कौन फीड करेगा? उन पर डीकंपोजर फूड करेगा। तो दैट मीन्स ये एक चेन है, राइट। दैट मीन्स ये एक सीरीज में चलता है, ये एक चेन में चलता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, हम कलर चेंज करते हैं। प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है कंज्यूमर, और कंज्यूमर पर डिपेंड करता है डीकंपोजर। ये मानते हो? अभी हमने पढ़ा प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट्स है, राइट। अब प्लांट्स पर हर्बीवोर्स डिपेंड करेंगे, हर्बीवोर्स पर कार्निवोर्स डिपेंड करेंगे, है ना, और कार्निवोर्स पर डीकंपोजर्स। समझ में आ रहा है? तो ये जो एक चेन आपको दिख रही है, प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, डीकंपोजर्स, ये लेवल है, इसी को हम फूड चेन बोलते हैं। मींस इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन और ईट अदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। ये इसका फूड है, ये इसका फूड है, ये इसका फूड है, राइट। अब क्योंकि हम फूड की बात कर रहे हैं और फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। दैट मीन्स जो ये फूड का ट्रांसफर हो रहा है, ये फूड चेन के अंदर यहाँ पे एनर्जी फ्लो कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक लेवल से दूसरे लेवल पर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमें फूड से एनर्जी मिलती है। क्लियर है? तो मतलब फूड चेन की जब हम बात करते हैं, इन अ फूड चेन energy flows is in the form of food. करेक्ट? चलो नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे फूड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ये जो फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल या नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होती है। सो बेसिकली अब हम इनको लेवल्स नहीं बोलेंगे, प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, डीकंपोजर्स। ये क्या है? ये हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, दिस इज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड दिस इज फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। समझ में आ रही है बात कि हमने कौन कौन सी टर्म अब दोबारा से हमने यूज कर ली? पहली चीज, क्योंकि फूड के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, ठीक है, तो ये एक सीरीज की फॉर्म में होता है, ये एक चेन की फॉर्म में होता है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। पहली चीज। अब क्योंकि फूड चेन में फूड का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी फ्लो कर रही है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। दूसरी चीज एनर्जी, ठीक है। तीसरी चीज, अब ये जो लेवल्स होते हैं इनको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, TROPHIC, ट्रॉफिक लेवल्स। क्लियर? जब हम एक फूड चेन की बात करते हैं तो एक फूड चेन में मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल की जब हम बात करते हैं तो वो मैक्सिमम होता है 4 तक, मतलब 4 ट्रॉफिक लेवल्स आपके हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 ट्रॉफिक लेवल ही क्यों होते हैं। अब इसका आंसर भी मैं आपको दूंगी, बट थोड़ा सा सब्र करो, पेशेंस रखो, हम धीरे धीरे सब पर आएंगे। अभी हमने फूड चेन की बात कर ली, हमने एनर्जी फ्लो की बात कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? वो ये है दैट एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का। रीजन, गिव रीजन में कि रीजन दो आप, एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। गिव रीजन क्यों होती है यूनिडायरेक्शनल। पहली चीज, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में, है ना, या तो वो ऐसे चलेगी या तो वो ऐसे चलेगी, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करेगी। वो पर्पस ये है कि जब हमने प्रोड्यूसर की बात की तो प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स और कार्निवोर्स से डीकंपोजर्स। ठीक है, अब हर्बीवोर्स को एनर्जी प्रोड्यूसर से मिल रही है, राइट। कार्निवोर को एनर्जी हर्बीवोर से मिल रही है और डीकंपोजर को एनर्जी कार्निवोर से मिल रही है, यही ना मतलब है। तो आप एनर्जी देखो, एनर्जी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और वो भी लो लेवल से हाई लेवल पर, ना कि हाई लेवल से लो लेवल पर। इसलिए एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। अब फूड चेन में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात किया कि 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ठीक है। अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। 4 ट्रॉफिक लेवल्स आर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, मैक्सिमम 5 का भी हो सकता है, लेकिन 5 से ऊपर कभी भी नहीं जाता। जो आपके लेवल्स होते हैं वो यहीं तक रहते हैं। क्यों? बिकॉज लेवल ऑफ एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। अब मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ, और क्योंकि जब भी ये एनर्जी का एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा दैट एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, व्हाई एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, किसी भी तरीके से जहां पे एनर्जी और यूनिडायरेक्शनल है और उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आपको स्टेटमेंट के साथ साथ ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको हम फूड पिरामिड कहते हैं। ये आपका 4th लेवल हुआ, दिस इज 3rd लेवल, दिस इज 2nd, दिस इज 1st, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से इसको समझो। एक और हम लेवल ड्रॉ करते हैं, मैं बताती हूँ। सनलाइट। अब आपको पता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना फूड सनलाइट से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो 1st लेवल पर कौन हुए? प्रोड्यूसर्स हुए, राइट। 2nd लेवल पर कंज्यूमर्स हुए, 3rd पे भी कंज्यूमर हो सकते हैं, 4th पे भी कंज्यूमर। सो ये जो प्रोड्यूसर्स है हमारे, ये हमारा ट्रॉफिक लेवल 1 है। सनलाइट नहीं है, प्रोड्यूसर्स का जो लेवल है वो ट्रॉफिक लेवल 1 है। दिस इज T2, दिस इज T3 और दिस इज T4। पहली चीज, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है। ये 4 लेवल हमारे पास है। उसके बाद अच्छा, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है ना 2nd, 3rd, 4th, ये ट्रॉफिक लेवल्स है, लेकिन जो कंज्यूमर्स है वो यहाँ पे मैं आपको लिख के देती हूँ। यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा और यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर आएगा। अभी क्योंकि आपको पता है कि कंज्यूमर में भी बहुत सारे डिवीजन है, तो कोई भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से ये आपको ड्रॉ करना है। अब समझो कि एनर्जी यूनिडायरेक्शनल क्यों है। क्योंकि हमें पता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी ऐसे है, ठीक है। मैं इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर से कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या ट्रॉफिक लेवल्स है, क्या उनको बोला जाता है और कैसे एनर्जी फ्लो कर रही है। तो ये जो आप एरो देख रहे हो है ना, इस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रही है, राइट। मानते हो ना? जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में करो कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है। तो एनर्जी जो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल इसलिए है क्योंकि वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है। सेकेंडली, 4 ट्रॉफिक लेवल्स तक ही क्यों इकोसिस्टम होता है, या एक इकोसिस्टम में 4 ट्रॉफिक लेवल ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, उससे और ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, 6, 7, 8, 9 क्यों नहीं हो सकते? वो इसलिए नहीं हो सकते बच्चों क्योंकि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो कुछ एनर्जी लॉस्ट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब सनलाइट से प्रोड्यूसर्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो ये सिर्फ 1% एनर्जी कैप्चर करते हैं, 1% सनलाइट कैप्चर करते हैं, ठीक है, और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझना ये वाला कॉन्सेप्ट।
1% एनर्जी इन्होंने सनलाइट से ली फॉर देयर फूड, फॉर फोटोसिंथेसिस। जो भी फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर किया उसमें इन्होंने 1% सनलाइट को कैप्चर किया। नाउ ये जो 1% है, लेट से ये 100% एनर्जी आ गई प्रोड्यूसर्स के पास। हम उस 1% को अभी 100% प्रोड्यूसर्स के पास मान रहे हैं। अब जब कंज्यूमर इस पर फीड करेगा तो उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी, राइट। तो इस 10% का सिर्फ इस 100% का सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। 90% इज बीइंग लॉस्ट इन वेरियस लाइफ प्रोसेस, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, ब्रीदिंग हो, एक्सक्रीशन हो, जितनी भी हमारी लाइफ प्रोसेस होती है या वेरियस लाइफ एक्टिविटीज होती है, उनमें 90% लॉस्ट हो जाती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में भी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो दैट मीन्स अब यहाँ जो ये 10% आया ये कंज्यूमर के लिए, ये प्राइमरी कंज्यूमर के लिए 100% हमने माना, क्लियर। अब उस 100% का फिर से यहाँ पे 10% ट्रांसफर होगा, है ना। अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए अगर 100% है, मैं यहाँ लिखूं, यहाँ पे ये 100% एनर्जी है, इसका सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगा, बाकी लॉस्ट हो जाएगा। तो अब ये 10% 100% इसके लिए हुआ, अगेन इसका सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा। समझ में आ रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, देखो फिर शायद आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं आपको एक पिरामिड बनाऊं, है ना, ये हमारा फूड पिरामिड है, राइट। अब हमने लेवल्स बनाए थे 10,000। सपोज करो इस लेवल पर 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है। ये मैं आपको अब एक न्यूमेरिक टर्म में समझा रही हूँ। इसका सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी तो कितना बचा, यहाँ पे बचा 1000, राइट। अब इसका 10% यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 100, राइट। अब इसका 10% ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों, यहाँ पे 10 बचा। तो अभी आगे 10% ट्रांसफर होगा तो 0 एनर्जी हो गई, 0 किलो हो गया ना। जो हमारी यूनिट हुई वो यही तो हुई ना। समझ में आ रहा है कि 10,000 से 1000, 1000 से 100, 100 से 10, तो आगे 0। तो दैट मीन्स ये कितने लेवल है, T1, T2, T3, T4। So now I can say that only or up to 4 trophic level are present in the ecosystem, because the level of energy always decreases during the flow of energy from one trophic level to another trophic level, and this energy is always unidirectional. ये लौट के नहीं आ सकती, एक ही डायरेक्शन में होती है, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में वापस नहीं आ सकती, बैकवर्ड एनर्जी वापस नहीं आ सकती। और इस पूरे प्रोसेस को एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं 10% लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। जहां पे भी एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, व्हाई एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, व्हाई एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, कोई भी क्वेश्चन आ जाए वहां पे आपको ये 10% लॉ डालना है। आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ फूड पिरामिड कि किस तरीके से एनर्जी लॉस्ट होती है, और सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती है, 90% लॉस्ट हो जाती है वेरियस लाइफ एक्टिविटीज में। इसीलिए जो एनर्जी है वो 4th ट्रॉफिक लेवल तक ही जाती है, और इकोसिस्टम में मैक्सिमम 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब क्योंकि हम फूड चेन की बात कर रहे थे, राइट, तो फूड चेन में मैं आपको कुछ चेन्स के बारे में बताती हूँ। पहले आपके सिलेबस में नहीं है ऑल्दो टाइप्स ऑफ फूड चेन क्या है, बट मैं आपको बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम में कितने टाइप की फूड चेन होती है। तो मैं आपको वो बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ फूड चेन, राइट। We have 3 types of food chain. First is grazing food chain.
ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट जो होती है, इट ऑलवेज बिगिंस विथ प्रोड्यूसर्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इट ऑलवेज बिगिंस विथ प्रोड्यूसर्स। दूसरी चीज, जो फूड चेन का ऑर्डर होता है वो हमेशा स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू बिग ऑर्गेनिज्म होता है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ। ग्रेजिंग फूड चेन की जब हम बात करते हैं तो दिस फूड चेन बिगिंस विद प्रोड्यूसर्स एंड द सक्सेसिव ऑर्डर गोज फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू बिग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है आपका वो ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल है। अब इसकी मैं आपको फूड चेन बता रही हूँ। सबसे लोएस्ट लेवल क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, राइट, प्रोड्यूसर्स। देन ज़ूप्लैंक्टन्स होंगे। ये बेटा ये वाली चीजें आप लिख लो अपने नोट्स में, क्योंकि फूड चेन्स आपको पता होनी चाहिए। देन ज़ूप्लैंक्टन पे स्मॉल फिश फीड करेगी, है ना। देन लार्ज फिश, राइट। तो ये एक एक्वाटिक फूड चेन है जिसमें ये आपका प्रोड्यूसर है, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दिस इज टर्शरी कंज्यूमर, राइट। नेक्स्ट एक और दूसरा एग्जाम्पल है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो कौन होंगे? ग्रासेस, देन रैबिट, देन फॉक्स, देन लायन। ये सिर्फ मैंने आपको एक बताई है, इसमें और भी ऐसा नहीं है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ यही एक चेन होती है फूड चेन, नहीं, बहुत सारी फूड चेन हो सकती है। मैंने आपको सिर्फ एक चेन बताई है सिंपल सी, जिसमें ये आपका क्या हुआ? दिस इज प्रोड्यूसर, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दिस इज टर्शरी कंज्यूमर। अच्छा, बच्चे ना बहुत पूछ चुके हैं मुझसे, मैंने काफी बार ये यूज किया है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है ना, इसको यही बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो अगर आप एग्जाम में भी लिख देते हो ना बाई चांस, तो मार्क्स नहीं कटेंगे, करेक्ट होता है ये, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है। तो ये तो था आपका ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल्स, जिसमें हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ा और ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़ा। दूसरी टाइप की जो फूड चेन होती है बच्चों, सेकेंड टाइप, वो आपकी होती है पैरासिटिक फूड चेन। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता रही हूँ, बहुत थोड़ा नहीं, क्योंकि एक्वाटिक इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के फूड चेन के एग्जाम्पल तो आ सकते हैं, वो तो आपको करना ही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वो ग्रेजिंग फूड चेन में आता है, बस इतना मैंने ऐड किया। नाउ नेक्स्ट इज पैरासिटिक फूड चेन। अब दिस चेन, इसका जो ऑर्डर होता है, इट गोज फ्रॉम बिग ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये आपको याद रखना है। हमने ग्रेजिंग वाले केस में स्मॉल टू बिग पढ़ा था, पैरासिटिक जो होता है वो बिग ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्री इकोसिस्टम का। इसकी फूड चेन भी मैं आपको बताती हूँ अभी। ट्री इकोसिस्टम में ट्री जो होता है वो पहला लेवल होता है, उसके बाद बर्ड्स उस पर आती हैं, देन पैरासाइट्स। तो आप देख रहे हो ये बिग है ना, ट्री तो बिग हुआ ना, और पैरासाइट्स स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए हैं ना, जो एक होस्ट की बॉडी पर लिव करते हैं। तो ये जो चेन है ये फ्रॉम बिग टू स्मॉल होती है। अभी नाउ इन दिस केस यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, दिस इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ये हो गया पैरासिटिक फूड चेन। थर्ड टाइप जो आपका फूड चेन में है वो होती है डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। अब डेट्रिटस से इसको आपको याद रखना है डेड वाला, जो हमने जैसे हमने डिकम्पोजर्स पढ़ा था, बस वही चीज है और कुछ नहीं है। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट डेट्रिटस फूड चेन, दिस फूड चेन बिगिंस विद डिकम्पोजर्स। This food chain begins with
डिकम्पोजर्स। तो आपको वही चीज याद रखनी है, डेट्रिटस डिकम्पोजर्स मीन्स डेड, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर फीड करते हैं सिंपली, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। वो हमारी जो फूड चेन होती है वो हमारी डेट्रिटस फूड चेन होती है। तो यहाँ तक क्लियर है? आई होप तीनों फूड चेन आपको क्लियर होगी, ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन एंड देन डेट्रिटस फूड चेन। ये आपके सिलेबस में बार बार बोल रही हूँ नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है फॉर योर नॉलेज, एडिशनल कुछ बताया है तो उसको आप कहीं पर भी अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रख लो। अब जो फूड चेन की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको ये चीज बताई कि एक इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही चेन नहीं होती है, राइट, उसमें बहुत सारी चेन्स होती है। तो जब एक इकोसिस्टम में एक चेन ना होके बहुत सारी चेन्स आपस में मिलती है तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब। तो जो हमारा नेक्स्ट अभी टॉपिक है, देखो कितना कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई ना, पहले चेंज करती हूँ और बाद में कलर चेंज होने लगता है। एनीवेज ये बोर्ड मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। तो चलिए हम फूड वेब की बात करते हैं। तो जब हम फूड वेब की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे बहुत सारी फूड चेन्स इंक्लूड होती हैं। फूड वेब हैव मेनी फूड चेन्स विच आर इंटरलिंक्ड, जो आपस में इंटरलिंक्ड होती है टुगेदर, interlinked together on different trophic levels, right? बहुत सारे लेवल्स होते हैं और जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड होती है तो उसको हम कहते हैं फूड वेब, टू फॉर्म फूड वेब। क्लियर है? अब देखो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ इसका, एक फूड वेब पूरा बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। जब हम फूड वेब की बात करते हैं ना, तो इस केस में भी बच्चों जो ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी होती है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। एनर्जी के केस में आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, यूनिडायरेक्शनल, और कोई नहीं याद रखना है, क्योंकि एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। अब मैं आपको फूड चेन्स बता रही हूँ और फूड चेन्स बनाने के बाद ही मैं आपको वही चीज आपको फूड वेब भी उसमें हो जाएगा। तो इससे आपकी फूड चेन के एग्जांपल भी आपके पास होंगे और आपको फूड वेब भी पता होगा। तो पहला जो मैं सबसे पहला लूंगी वो है प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट से एक मैं यहाँ बनाऊंगी, एक मैं यहाँ बनाऊंगी, एक लेवल फूड चेन यहाँ, एक फूड चेन यहाँ और एक फूड चेन यहाँ। तो मैं दूसरे लेवल पे प्लांट्स को डियर भी खा सकते हैं, राइट, रैट्स खाते हैं, राइट, इंसेक्ट्स फीड करते हैं प्लांट्स पर, रैबिट फीड कर सकता है। ये डिफरेंट फूड चेन बता रही हूं मैं बच्चों आपको, और गोट। ये सेकेंड लेवल है हमारा। नाउ अभी मैं एक और लेवल ड्रॉ करूंगी, 1 2, ठीक है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी। अब डियर को कौन कौन खा सकता है, ठीक है। पहली चीज, अच्छा डियर से बाद में करते हैं, इंसेक्ट्स पे आते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग्स फीड कर सकते हैं उस पे, रैट्स को स्नेक फीड करते हैं, ठीक है। रैबिट को फॉक्स करता है, गोट को फॉक्स नहीं करता, लायन करता है। अभी देखो डियर को फॉक्स नहीं करता, डियर को लायन फीड करता है। तो फॉक्स को एक और जो लेवल है यहाँ पे लायन है। तो अगर मैं ये डाल दूं इस तरीके से, और गोट को भी लायन ही फीड करता है, तो देखो एक उसमें आपकी 3 फूड चेन बनी है ना। अभी स्नेक और उस पे जाते हैं, फ्रॉग पे। अच्छा, रैट को फ्रॉग के बाद अगर हम बोले तो फ्रॉग को कौन खाता है, ईगल खाता है ना, और स्नेक को पीकॉक खाता है ना, यही तो है फूड चेन। अभी रैट्स को ईगल भी खाता है और स्नेक को भी ईगल खाता है। तो आप देखो ये आपस में कनेक्टेड, ये आपको समझ में आ रहा है कि मैं आप ये बार बार इस तरीके से क्यों ड्रॉ कर रही हूँ, है ना। और डियर को फॉक्स भी खाता है, ये मैंने गलत बोल दिया था, फॉक्स खाता है, यस, उस पे फीड करता है। तो अब आप देखो एक फूड चेन, अभी मैं कौन सा कलर लूं, ग्रीन लूं। एक फूड चेन ये रही पहली, दूसरी फूड चेन ये रही सेकेंड, थर्ड फूड चेन ये रही, है ना, तीसरी फूड चेन हो गई। दिस इज फोर्थ फूड चेन, दिस इज फिफ्थ फूड चेन,
और दिस इज सिक्स्थ फूड चेन। अभी इसमें भी आपस में ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। अब आप देख रहे हो ये बहुत सारे इंटरलिंक्ड हो गए। नाउ दिस इज कॉल्ड बच्चों फूड वेब। अभी इसमें आप दो चीज नोट डाउन कर सकते हो। पहली चीज, जितनी भी मैंने फूड चेन बनाई, प्लांट से डियर, डियर से फॉक्स, फॉक्स से लायन, ठीक है। प्लांट से डियर, डियर से सीधा लायन, दो हो गई। प्लांट से रैबिट, रैबिट से फॉक्स, फॉक्स से लायन। फोर्थ इज प्लांट से गोट, गोट से लायन, ठीक है। देन फिफ्थ इज प्लांट से रैट्स, रैट से स्नेक, स्नेक से पीकॉक। देन प्लांट से इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से फ्रॉग, फ्रॉग से ईगल। फिर एक और आप ऐड कर सकते हो, प्लांट से रैट्स, रैट से ईगल, स्नेक से भी ईगल। तो ये कितनी सारी फूड चेन है। जब ये सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक करती हैं तो क्या बनाती है? फूड वेब बनाती है। अभी इसी डायग्राम में एक और चीज ऐड करती हूँ। ये जो लेवल है, ये पहला लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दिस इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। नाउ दिस इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। क्लियर? तो अभी आपको पता है ट्रॉफिक लेवल्स किसे कहते हैं, फूड चेन किसे कहते हैं, फूड वेब किसे कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, 10% लॉ क्या है, और जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है इन सभी ट्रॉफिक लेवल का, उसे हम फूड पिरामिड कहते हैं। इसी तरीके से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना ट्रॉफिक लेवल्स, T1, T2, T3, फर्दर आप बना दो T4, और मैक्सिमम 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं एक इकोसिस्टम में, राइट? चलो, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी इस चैप्टर में आपके आई थिंक 2 और 3 टॉपिक्स बचे हैं। ओजोन डिप्लीशन बचा है, गार्बेज डिस्पोजल बचा है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। और अगर किसी का हेरिडिटी इवोल्यूशन का कोई भी सेशन मिस हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से जाके कोई भी टॉपिक वाइज सेशन को दोबारा भी देख सकते हो। और अगर किसी का कल का मिस हुआ है तो आपको आई आइकन पर क्लिक करना है, वहां से आपको कल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस सेशन को आराम से देख सकते हो। तो यहाँ आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल मिलेंगे, आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे और होपफुली कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स कल हमारे बायो का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, बाय बाय।